तो अभी तक हमने पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से जितने भी लूप्स हैं उन सब की एक अलग अलग इक्वेशंस निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस लूप की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस है। तो अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं या फिर 4 इक्वेशंस है ना, तो वो एक बहुत ही भारी भरकम हमारा कॉम्प्लेक्स सी मतलब कह सकते हैं कैलकुलेशन दे देता है, जिससे हमें I1 I2 है ना, और इम्पिडेंस कितने हैं, कितने रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये सब कैलकुलेट करने में बहुत ही टफ पड़ जाता है। तो उसके लिए हमारा आता है लूप्स एनालिसिस, और यहाँ पे हम जो है सीखते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हेल्प से हम ना ही केवल 2 लूप 3 लूप बल्कि n लूप्स की इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करके आसानी से अपना I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू और In तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एक सर्किट में अगर n लूप्स हैं तो हमारा In करंट तक हमारा जाएगा। पहले लूप में I1 करंट हम बनाएंगे, दूसरे लूप में हम I2 करंट बनाएंगे, तीसरे लूप में हम I3 करंट बनाएंगे। तो इस तरह करके हमारे कितने In करंट होंगे, और बाकी अगर बीच में करंट कोई कॉमन में चलेगा तो वो I1 प्लस I2, लेकिन वो करंट हमारा जो है रहेगा हमें, या फिर I1 माइनस I2, लेकिन वो करंट हमारा रहेगा हमेशा I1 I2 के फॉर्म में ही। तो अगर हमें I1 I2 की वैल्यू किसी तरह से आ गई तो हमें फिर वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। तो आइए देखते हैं हम लूप एनालिसिस, जिसको हम मेश एनालिसिस भी कहते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल। चलिए, तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हमारा लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस में सबसे पहले हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इसमें सिखाएंगे कि कैसे हम इक्वेशन सभी निकालते हैं, और उन इक्वेशन को एक अलग तरह के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, जिस फॉर्म पे हम क्रैमर्स रूल लगा पाए। तो आगे जाके इसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रैमर्स रूल। ठीक, अब देखो, मान लेते हैं कि अभी हम 2 लूप का जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं। 2 लूप अगर हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, 2 लूप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, टू लूप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लूप वाला नेटवर्क बनाएंगे। और इसमें हम इन इम्पिडेंस को नेम भी देंगे। ये हमारी बैटरी रहेगी, और यहाँ पे भी हमारी एक बैटरी हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक हमारा ये नेटवर्क, अब ये हमारा 2 लूप नेटवर्क बन गया। अब ये हमारा 2 लूप नेटवर्क है, इसको हम कह देंगे E A। ये हमारा पहला वोल्टेज सोर्स, ये हमारा EB, ये हमारा दूसरा वोल्टेज सोर्स है, और इसको हम कह देंगे इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ फर्स्ट वोल्टेज सोर्स, और ये है हमारा इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ सेकेंड वोल्टेज सोर्स। ठीक, इसको हम कह देंगे Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5। तो अगर हम किरचॉफ्स लूप्स रूल लगाएं तो इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं
हमारा I1 करंट। ठीक, इस डायरेक्शन में हम I1 करंट लेंगे और फिर इसी तरह के डायरेक्शन में हम ले लेते हैं अपना I2 करंट। ये हम ले लिए I2 करंट, I2 ले लिए। ठीक, अब इसकी हम जो है मेश इक्वेशंस या फिर कह सकते हैं लूप इक्वेशंस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हेल्प से लिखेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम सबसे पहले यहाँ साइन कन्वेंशन करते हैं और यहाँ से करंट जा रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देख सकते हैं कि करंट हमारा यहाँ से एंटर हो रहा है इसमें और यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से एंटर हो रहा है तो प्लस लेंगे उसको और यहाँ से निकल रहा है तो हम इसको माइनस लेंगे। ऐसे ही यहाँ में भी, यहाँ पे एंटर हो रहा है हमारा करंट और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे भी एंटर हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है हमारा, और इसमें भी हमारा Z3 पे भी हमारा सेम है। अगर हम I2 की बात करें तो I2 पे हमारा यहाँ से एंटर हो रहा है तो यहाँ प्लस, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ माइनस, यहाँ से एंटर हो रहा है तो यहाँ प्लस, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब हम किरचॉफ्स लूप्स रूल लगाते हैं और लूप की इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा लूप 1 की इक्वेशन। लूप 1 की इक्वेशन हम लिखेंगे। तो लूप 1 की हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? I1 इंटू ZA, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हम सब में लेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। तो I1 इंटू ZA प्लस Z1 के साथ भी सेम रहेगा, I1 Z1। फिर Z3 की अगर हम बात करेंगे तो Z3 में हमारा I1 भी है और I2 भी है, लेकिन I1 की डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ है, ये यहाँ की तरफ है, और I2 की डायरेक्शन हमारी ये यहाँ ऊपर की तरफ है। तो हम इसमें I1 माइनस I2 लेंगे। Z3 के अक्रॉस हमारा जो करंट है वो हमारा कितना है? प्लस Z3 लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में I1 माइनस I2, और फिर लास्ट जो हमारा आएगा Z4, उसमें भी हमारा प्लस रहेगा। तो हम लेंगे प्लस I1 Z4, और ये हमारा EV में देखें तो हम नेगेटिव से जा रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव से, यानी कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बल्कि पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है। तो हम यहाँ पे माइनस EA लेंगे और इज इक्वल टू इन सबका सम हमारा कितना है? 0। अब हमने जैसे बताया था कि हम इन लूप इक्वेशंस को एक अलग दूसरे फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करने के लिए I1 करंट का जितना साइड है वो एक तरफ ले लेते हैं और I2 करंट का जितना है वो एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो I1 ZA प्लस I1 Z1 प्लस यहाँ पे हमारा I1 Z3, तो I1 Z3 I2 Z3 आया, तो ये यहाँ पे माइनस पे है तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस I2 Z3, और यहाँ पे आया प्लस I1 Z4 दिस, और ये I2 Z3 माइनस I2 Z3 इज इक्वल्स टू EA, उधर ले जाएंगे तो EA हमारा आ गया प्लस में। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? I1 को कॉमन ले लें यहाँ से। तो अगर हम I1 कॉमन लिए तो ZA Z1 Z3 Z4 यहाँ लिख लेते हैं ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z4, ऐसे कुछ आएगा कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक का हम कॉमन ले लेते हैं। I1 कॉमन ले लिए, हमने क्या किया? I1 कॉमन लिया और ZA हमारा बचा ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z4। ये हमारा कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन हमारी बन गई, माइनस I2 Z3
इज इक्वल्स टू ई ए। ठीक, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हम यहीं पे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं और इसके लिए हम इतनी जगह छोड़ दे रहे हैं। इसको आगे और अच्छे में एक और फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमने केवल सिंप्लीफाई किया है, इसको अभी फॉर्म में कन्वर्ट किया नहीं है। अब हम लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लूप 2। ठीक, तो हमारा कैमरा का यहाँ तक व्यू आ रहा है। ठीक है, तो लूप 2 है। ठीक, अब लूप 2 की इक्वेशन लिखें अगर, तो हमारा I2 आएगा। अब I2 सबसे पहले हमारा Z5 में। ठीक, और हम क्या लेंगे अब की बार साइन, देख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा I2 Z5 प्लस I2 Z3 आ रहा है तो I1 भी है उसमें, तो हमारा Z3 बाहर ले लिए, ब्रैकेट में I2 माइनस I1। ठीक, अब उसके बाद हम लेंगे I2 Z2। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, I2 Z2 हमारा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वो जो है ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, तो पॉजिटिव I2 Z2 फिर प्लस अभी भी ड्रॉप हो रहा है ZB पे भी, ZB पे जब हमारा ड्रॉप हो रहा है तो I2 ZB। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस से बैटरी में उसकी EB की प्लस से नेगेटिव में गया है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो EB यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे हमारा EB कितना आएगा, पॉजिटिव, और दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी लूप इक्वेशन हो गई 2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और I2 वाला टर्म एक तरफ करेंगे तो आपको ये मिलेगा, I2 कॉमन लिया, Z5 प्लस 3 से इंटू करके Z3, और ये माइनस वाला टर्म हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस I2 Z, सॉरी I1 Z3, I1 Z3, माइनस वाला टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, और कितना होता है, Z3 हो गया था I प्लस Z2 प्लस हमारा ZB, तो ये हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस I1 Z3, और ये हमारा इज इक्वल टू कर देते हैं माइनस ऑफ EB। ठीक, ये हो गई हमारी दोनों लूप की इक्वेशंस। अब हम इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में। वो फॉर्म आपको अभी तो थोड़ा सा जो है अटपटा सा लगेगा कि क्यों फालतू में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उसके थ्रू क्रैमर रूल यूज करते हुए उन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा वो। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान से, कन्वर्ट करने का बेसिस क्या है, ये जितने भी हमारे इम्पीडेंस हैं, ये हमारे ध्यान से देखें तो लूप 1 में जितने भी इम्पीडेंस हैं वो सारे लिखे गए हैं यहाँ पे, सिर्फ लूप 1 के हैं और किसी के नहीं। ZA है, Z1 है, Z3 है, Z4 है, सारे लूप 1 के इम्पीडेंस का ये सम है। ठीक, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं Z11 से, I1 Z11 से हमने इसको डिनोट किया कि सारे लूप 1 के इम्पीडेंसेस का सम। ठीक, इसमें कॉमन इम्पीडेंस भी आता है, जैसे कि कॉमन इम्पीडेंस क्या है, Z3 है, वो हमारे लूप 2 में भी है, लूप 1 में भी है, तो इसमें कॉमन इम्पीडेंस भी आ रहा है। ये देखिए, डिपेंड नहीं करता कि कॉमन है कोई इम्पीडेंस की नहीं, अगर लूप 1 में है तो यहाँ पे आएगा, लिखा जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, और I2 इंटू यहाँ Z3 है, Z3 क्या है, यहाँ पे हमने प्लस लिया है अभी, और हमने जो है माइनस Z3 को जो भी मानेंगे हम, अब माइनस Z3 को मानेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। तो माइनस Z3 क्या है, लूप 1 और लूप 2 के बीच में जो भी इम्पीडेंस हमारा कॉमन है वो कॉमन इम्पीडेंस है। ठीक, तो हम लिख लेंगे Z1 और Z2 के बीच में कॉमन इम्पीडेंस, वो क्या है, -3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने माना Z12 के इम्पीडेंस को माइनस Z3 के बराबर। ठीक, हमने यहाँ पे लिख लिया।
और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम E1 कह देते हैं, यानी पोटेंशियल ऑफ लूप 1। E को हम E1 से डिनोट कर दिए। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका इतना क्यों लिखे, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये क्रैमर्स रूल में हमारा यूज होगा और बहुत ही आसानी से आपको बाद में पता लगेगा कि कितनी आसान कर दिया है इसने कैलकुलेशंस क्रैमर्स रूल के थ्रू। ये इक्वेशन हमारी बन गई। इसी तरह से हम इसका भी करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 एज इट इज रहेगा और ये हमारा आ जाएगा Z22, यानी कि लूप 2 के सारे इम्पिडेंसेस, लूप 2 में जितने भी इम्पिडेंसेस है वो सब यहाँ पे लिखा, जैसे Z5 Z3 Z2 ZB, Z5 Z3 Z2 ZB। ठीक, कॉमन इम्पिडेंस भी है Z3, और माइनस की जगह फिर से हम यहाँ पे प्लस लेंगे और I1 लगाएंगे, और Z3 हमारा क्या है, लूप 2 और लूप 1 के बीच का कॉमन इम्पिडेंस है। Z यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, और ये इज इक्वल्स टू E माइनस बी को हम लिख देंगे E2, यानी कि दूसरे लूप का पोटेंशियल ड्रॉप। अब वो हमने करंट की डायरेक्शन ऐसी ली थी जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप माइनस में आ रहा था, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब कि हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली है, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस में आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पोटेंशियल की वजह से करंट ऐसे जाएगा ही नहीं, करंट हमारा ऐसे घूमेगा। और बात सही भी है, यहाँ पॉजिटिव साइन लगा है तो करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ घूमेगा। ये बस इसलिए से ये साइन आया है, लेकिन हम किसी भी डायरेक्शन को ले हमारा सही आएगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया E2, हम इसको माने, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने Z21 को भी क्या माना है, माइनस Z3। देखो यहाँ पे हमने माइनस का प्लस कर दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं Z21 को भी हमने क्या माना, Z माइनस Z3, और EB को हमने माना E2, तो E2 इज इक्वल्स टू EB माइनस में माइनस EB, है ना, ये हमारा आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस EB, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई, हमारी जो है इनमें से ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ध्यान दीजिए, आप काफी लंबा प्रोसेस करने के बाद ये दो इक्वेशंस इस डायग्राम से मतलब कह सकते हैं निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक, क्या ये दो इक्वेशंस आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे? आपने किया क्या, लूप 1 में जो करंट था वो लिया और लूप 1 के सारे इम्पिडेंसेस से मल्टीप्लाई किया। ठीक, फिर लूप 2 का करंट लिया, पहले इक्वेशन लूप 1 की इक्वेशन लिखने के लिए लूप 1 की इक्वेशन किरचॉफ्स लॉ से आपने सीख ली थी, वो था आपका कंसेप्ट। क्रैमर्स रूल में रूल्स लगते हैं, तो रूल क्या था कि हमने लिया लूप 1 की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो पहले हम क्या लेंगे, I1 की वैल्यू हम निकालेंगे, अरे I1 की वैल्यू लिखेंगे, एक मतलब पहले लूप में जो करंट है वो लिखे, फिर उसके जितने खुद के इम्पिडेंसेस हैं, मतलब उस लूप में कितने इम्पिडेंसेस है वो लिखे, प्लस जो म्यूचुअल इम्पिडेंस है I1 के अलावा, हाँ, और जैसे कि हमने देखा I1 का पहले लूप में जो करंट है वो लिया, फिर पहले लूप में जितने इम्पिडेंसेस हैं उनका सम लिया, फिर जो म्यूचुअल इम्पिडेंस है पहले लूप का उसके थ्रू जो I1 के अलावा जो करंट बह रहा है वो लिया, और वो म्यूचुअल इम्पिडेंस अगर एक है तो एक, नहीं तो दो है तो दोनों का सम इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक, और इक्वल टू रख दिया जो पहले लूप का वोल्टेज है, पोटेंशियल है जो पहले लूप का, उसके इक्वल हमने रख दिया। ये इक्वेशन आप डायरेक्ट बनाना सीखिए। ठीक, कैसे है ये बनाना आपको डायरेक्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी कन्वेंशन कर सकते हैं कि हमने इन सब के बाद Z11 को लिया है, और ये क्या है हमारा ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z4, ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z4। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ लूप 1। ठीक, इसको हम कहते हैं सेल्फ इम्पिडेंस, Z22 को भी हम सेल्फ इम्पिडेंस कहते हैं, ऑफ लूप 2 कहते हैं लेकिन। ठीक, तो Z22 में हमारा Z5 Z3 Z2 और ZB, तो Z5 Z3
Z2 और ZB, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इम्पिडेंस। इन दोनों को हम कहते हैं सेल्फ इम्पिडेंस, ठीक। इन दोनों को हम सेल्फ इम्पिडेंस कहते हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा वहां पे। भी अब दिख रहा हो आपको, है ना? तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इम्पिडेंस, ठीक। और इनको हम कहते हैं ये जो हमारे ये और ये हैं, इन दोनों को हम कहते हैं म्यूचुअल इम्पिडेंसेस, ठीक। म्यूचुअल इम्पिडेंस कहते हैं इनको, उनको सेल्फ इम्पिडेंस कहते हैं, इनको म्यूचुअल इम्पिडेंस कहते हैं, ठीक। तो आप इस चीज को डायरेक्ट डायग्राम से निकालना सीखिए, ठीक। इसके बाद हम इसको कहीं साइड में लिख देते हैं ये इक्वेशन, और फिर बताएंगे कि इसमें क्रैमर्स रूल हम अब अप्लाई कैसे करें, क्योंकि पहले तो हमें ये दोनों इक्वेशंस निकालनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लूप की इक्वेशंस होती हैं उनको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो अब हम निकालते हैं क्रैमर्स रूल की मदद से इस I1 और I2 की वैल्यू। तो चलिए अब हम ये इरेज करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम ये इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को अलग से हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ऊपर। तो I1 Z11 देखिए हमें रटी है, I1 Z11 प्लस I2 Z12 इज इक्वल्स टू E1 और I2 Z22 प्लस I1 Z21 इज इक्वल्स टू E2। ये हमारी पता है हमको, और हमने सारे टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ही। तो अब हम ये मिटा देते हैं। ठीक, और इसको भी मिटा देते हैं। ये दोनों हम लिख चुके हैं। अब जैसे हमारे पास वो दोनों हैं, तो क्रैमर्स रूल हमारा क्या कहता है कि अगर क्रैमर्स रूल हमेशा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए नहीं, ये एक सॉल्यूशन है इक्वेशंस का, एक तरीका है जिससे हम 3-4 इक्वेशंस से उनके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I1 हम इधर कर लेते हैं, ठीक। तो I1 Z21 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं I1 Z21, I1 पहले प्लस I2 Z22, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। तो अगर हम लिखें तो यहाँ पे आएगा I1 Z21 प्लस I2 Z22, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, क्रैमर्स रूल हमारा क्या कहता है कि मान लेते हैं उसी तरह की कोई इक्वेशंस है जहां पे I1 को हम ले रहे हैं A और I2 को हम ले रहे हैं B। A x1 प्लस B x2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1, ठीक। या हम ठीक है लैम्डा 1, और A x2 प्लस B, अरे सॉरी, यहाँ पे हाँ x2 प्लस B, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, ax1 प्लस b y1, और यहाँ पे ax2 प्लस b y2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2। ये दो इक्वेशंस हैं। तो क्रैमर्स रूल हमारा क्या कहता है कि हमें एक मैट्रिसेस बनाना है, इनके x1 x2 और y1 y2 वाली वैल्यू को लेके। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस बनेगा ऐसा, x1 x2 और y1 y2 को लेके। इसको हम मॉड z से डिनोट कर देते हैं। ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप मॉड z से डिनोट करें, आप जिस जो मर्जी चाहे t से, l से, m से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया मॉड z। अब इसको सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगी, वो हमारी होगी मॉड z के बराबर, ठीक।
अब अगर क्रैमर्स रूल हमारा कहता है कि अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक, अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो वो हमारी आती है इस तरह से। हमने ए लिया इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, ये मॉड जेड हमारा पहले जाएगा डिनोमिनेटर में, x1 x2 y1 y2, ये हमारा डिनोमिनेटर में गया। और फिर हमारा हमें क्या चाहिए, ए की चाहिए, तो हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उठा के पहले कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करें तो हमारा कितना आया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉड जेड की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू x1 x2 y1 y2, ठीक, हमने ये यहाँ पे लिख दी है मॉड जेड की वैल्यू। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पहला कॉलम है x1 x2 का जो पहला कॉलम है, इसको हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 से a के लिए रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि a हमारा किस में लगा, ध्यान से देखिए, पहले कॉलम वाले के साथ। तो हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में तो पूरा हमारा मॉड जेड ही हम लिखते हैं, लेकिन ऊपर में हम क्या करते हैं, बस पहले कॉलम को लैम्डा 1 लैम्डा 2 से रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और y हमारा एज इट इज रहेगा y1 y2। यहां से हम a आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें b कैलकुलेट करना है तो सेम चीज हम b के साथ करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा x1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में ये हमारा लगेगा अपॉन में हमारा x1 और ये y1 x2 y2, तो ये हमारा लगेगा b के लिए, ठीक। इससे हमारा a और b आ जाएगा। अब मैट्रिसेस को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा कि लैम्डा 1 यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा लैम्डा 1 y2 माइनस लैम्डा 2 y1। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे और हमारा जो है a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज हमें अप्लाई करनी है उस दो इक्वेशंस पे। ये तो कोई भी रैंडम इक्वेशंस थी, हमें उस इक्वेशन पे ये दो चीज अप्लाई करनी है और फाइंड आउट करना है हमको किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू जो कि a की जगह पे है, और IB की वैल्यू जो कि I2 की जगह पे है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो I1 के लिए हम क्या लिखेंगे, I1 के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाना होगा Z मॉड का। Z मॉड हमारा कितना आया, Z11 Z2। अब देखिए, इसमें मॉड का मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जरूरी है कि I1 के ही नीचे हो इक्वेशंस में, ठीक। ऐसा नहीं हो कि I1 उधर हो और I2 इधर हो, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको एक्सचेंज किया था, ठीक। तो हमारा Z11 और Z21, और यहाँ पे आया Z12 और Z22, ठीक। ये हमारा आ गया Z। अब हम हर बार उसको मॉड Z से डिनोट करेंगे, इतना ये नहीं लिखेंगे, ठीक। I1 के लिए हम क्या लिखते हैं, पहला वाला कॉलम, इससे पहला कॉलम E1 E2 से हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पहले कॉलम में हमारा आ जाएगा E1 E2, दूसरे कॉलम में हमारा सेम एज इट इज जो है वो रहेगा Z12 Z22। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक। इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट, और ये भी हमारा Z ही है, डिटर्मिनेंट ही है, ठीक। और असल में इसको Z नहीं कहते, इसको मॉड Z कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, मैट्रिक्स कह रहा था मैं, यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक। वो मैट्रिक्स हम जो है थोड़ा फ्लो में निकल गया। तो ये हो गया हमारा ऊपर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम Z का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक, जो हमारा आएगा। ये हमारा आ गया I1 हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे हम लोगों को कॉलेज में पढ़ाया गया था, तो इसमें हम लोगों के सर ने इतना कराया था, जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सा उन्होंने जो है मैट्रिसेस की तरह टाइप निकाल के बता दिया था कि E1 इंटू Z22 की वैल्यू क्या है,
Z5 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस ZB, ये थी Z22 की वैल्यू है ना, माइनस E2 इंटू Z12, E2 इंटू Z12 की वैल्यू कितनी है, Z12 की वैल्यू माइनस Z3 तो प्लस Z3, ठीक, ये था। अब E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं, E1 A है हमारा, E2 कितना है हमारा B है, ठीक, B है, अपॉन में ये। अब इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे, Z11 इंटू Z22, यानी कि Z11 है हमारा ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z4 इंटू Z5 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस ZB माइनस Z12 इंटू Z21, अरे यार Z21 इंटू Z12, तो Z21 और Z12 दोनों सेम है, तो माइनस Z3 का स्क्वायर लेंगे हम, और ये हमारा आ जाएगा प्लस Z3 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर लेंगे हम क्योंकि इंटू हो रहा है दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस Z3 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक, तो ये होगा हमारा। अब इसको हम इंटू करके लिखेंगे, तो ये वो सब याद करने से अच्छा है आप ये याद कीजिए। आपको एग्जाम में इस तरह का सर्किट दिया रहेगा, करंट पूछेगा और कहेगा यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो आप ये लिखेंगे पहले, ठीक। आपको बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि दिखाना है, शो करना है, तो आप डिटर्मिनेंट Z की जगह आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपकी Z5, Z3, Z2, ZB की वैल्यू पता ही रहेगी वहां पे, मतलब सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पता रहेंगे जिससे आप I1 की वैल्यू निकाल सकें, या फिर I1 की वैल्यू दी हुई होगी और इनमें से किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू पूछेगा और बाकी सबकी दिया रहेगा, तो आप इस तरह पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, इतना आप करें, इतना लोड आप उठाएं, इससे अच्छा आप ये याद करें, ये तरीका। अब इसी तरह से हम I2 निकालते हैं, ठीक, ये इजी रहेगा आपको मेमोराइज करने के लिए भी वहां पे एग्जाम टाइम में, और ऐसे समझने के लिए भी इजी है ये काफी। I2 की वैल्यू निकाले तो I2 की वैल्यू तो अब आराम से आ जाएगी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला कॉलम E1 E2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा E1 और ये आ गया E2, यहाँ Z11 और यहाँ Z21, इसका डिटर्मिनेंट अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ Z, तो ये आ गया हमारा I2। इस तरह से हम I2 भी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस थी, तो हमने बहुत आसानी से क्रैमर्स रूल लगाते हुए I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। बट अगर तीन इक्वेशन हो, तो तीन इक्वेशन हुई तब क्या होगा, तो आइए हम इसी में तीसरी इक्वेशन भी बना देते हैं, मतलब तीसरा लूप बना देते हैं, ठीक। उस एरिया को थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है इसकी एक और इसमें हम बना देते हैं, यहां से ई भी हटा देते हैं आपकी, ठीक, और आपको फ्रेश तीन इक्वेशंस आपकी बात डायरेक्ट बनाए कि वैसे ही दिखा के, चलिए वैसे ही दिखा के बना देते हैं। वैसे तो डायरेक्ट भी आपको एक बार निकाल दिखा देंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए मैं निकाल के भी बता दूंगा, ठीक। ये हमारा इम्पीडेंस बन गया, थोड़ा सीधा बन जाए, ठीक है। जैसे हमने अभी हेडिंग डाली थी कि लूप एनालिसिस ऑफ टू लूप नेटवर्क, वैसे यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे लूप एनालिसिस ऑफ थ्री लूप नेटवर्क, ठीक। यहाँ से हम बैटरी हटा दिए हैं और अब की बार हम यहाँ ई भी कर देंगे, ठीक है। अभी आपको जैसे ही हम करेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि यहाँ ई भी हटाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा तो ZB जैसे था, ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 हो गया, यहाँ Z6 इसका इंटरनल इम्पीडेंस ZB, तो ये हो गया, मान लेते हैं इसको 6 कर लेते हैं, Z2 Z3 इसको Z4 इसको Z5, एकदम फ्रेश तीन इक्वेशन बनाएंगे। इन इक्वेशन से कोई नहीं, आपने लूप 2 का समझ लिया कैसे होता है, अब मैं लूप 3 का बता रहा हूँ, Z5
Z6 Z7 Z8। ठीक, ये है 3 लूप और इसमें भी इसी डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं और ये है हमारा I3। ठीक है, ये हमारा 3 लूप का बन गया। तो तीनों लूप की पहले तो आपको हम डायरेक्ट इक्वेशंस बना के दिखा दें, जिनको नहीं आएगा उनको हम फॉर्मूला से भी इक्वेशंस बना के दिखा देंगे। और जोर डालूंगा कि डायरेक्ट इक्वेशंस लिखना आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा इससे, वरना बहुत टाइम लगेगा एग्जाम टाइम में, और एग्जाम में काफी लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए टाइम ज्यादा तरीके ऐसे थोड़ी है जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स भी फुल मिले। क्योंकि आपको बोला रहेगा कि यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो फिर आप वहां पे नॉर्मल सिंपल रूल के थ्रू या फिर इक्वेशंस बना के आप सॉल्व करेंगे तो वो नंबर नहीं देगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस लूप की लिखना। ठीक, पहले और फिर समझा भी देंगे इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले लूप 1 की इक्वेशन। तो लूप 1 की इक्वेशन में डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो यहां डालते हैं लूप फर्स्ट, और लूप फर्स्ट में आता है सबसे पहले करंट लिखेंगे I1 है और सारे इम्पिडेंसेस का सम, यानी कि सेल्फ इम्पिडेंस ऑफ लूप 1। तो ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 ये आया। अब म्यूचुअल इम्पिडेंस कौन सा है? देखो, लूप 1 में और लूप 3 में कोई हमारा जो है कॉमन इम्पिडेंस नहीं है, लेकिन लूप 1 और लूप 2 में है, और वो है Z3। ठीक, और उस Z3 के थ्रू हमारा क्या चल रहा है? I2 हमारा I1 के अलावा I2 ही एक ऐसा करंट है जो बह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक, I2 और किसके थ्रू बह रहा है? केवल Z3 है और कोई इम्पिडेंस नहीं है, तो Z3। ये हो गया म्यूचुअल इम्पिडेंस। ठीक, ये हो गया इसका म्यूचुअल इम्पिडेंस। ठीक है, इज इक्वल्स टू ई ए। ठीक, इज इक्वल्स टू ई ए। ये मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी। अब इससे भी डायरेक्ट मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट इसकी बजाय ये लिखना सीखिए कि I1 पहले लूप के इम्पिडेंसेस सेल्फ इम्पिडेंस Z11 यानी प्लस I2 और लूप 1 और लूप 2 के म्यूचुअल इम्पिडेंसेस कितने हैं? I लूप 1 और लूप 2 के इज इक्वल्स टू E1। ठीक, खत्म। दूसरी इक्वेशंस लिखे दूसरी लूप की। I2 के सारे सेल्फ इम्पिडेंसेस क्या होंगे? सारे सेल्फ इम्पिडेंसेस होंगे Z3 Z2 Z4 Z6, इन सब का एडिशन। तो उसकी जगह हम लिख दे रहे हैं सेल्फ इम्पिडेंसेस ऑफ लूप 2, Z22 से डिनोट करेंगे। और क्या क्या कॉमन है? अब ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इसमें हमारा 2 चीजें जुड़ेगी। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में लिख के बता देते हैं। हाँ, तो अब हम दूसरे वाले उसका लिखते हैं। तो जैसे दूसरे वाले का है, हमारा सबसे पहले आएगा I2। ठीक, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है Z6 के थ्रू, अरे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है Z6 के थ्रू, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये Z6। थोड़ा छोटा लिखते हैं, लंबी इक्वेशन आएगी, तो यहाँ से लिखते हैं I2 Z6। ठीक, आई होप दिख रहा हो आपको। ठीक है, अब अगला है हमारा Z3। तो ये कॉमन है लूप 1 और लूप 2 के बीच। ठीक, तो प्लस लिखेंगे पहले Z3, ये कॉमन है लूप 1 और लूप 2, यानी कि I2 माइनस I1 लिखेंगे यहाँ पे। I1 लिखा, फिर हमारा है Z2, तो सिंपली प्लस I2 Z2, और Z4 के बीच में लूप 3 से कॉमन है, लिखेंगे प्लस Z4 I2 माइनस I3। ठीक, और लूप 2 में कोई बैटरी सोर्स है नहीं है, है ना?
कोई बैटरी सोर्स नहीं है तो हम उसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई बैटरी सोर्स नहीं है तो हम उसको इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब इसमें से हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फिर से I1, I2 और I3 को अलग करेंगे। ठीक, यहां से हम I1, I2 और I3 को अलग करेंगे। इस इक्वेशंस को हम इस वाली इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये I1 है। हम ऊपर वाली इक्वेशन पहले अभी समझाना चाहेंगे एक बार फिर से। इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लस I3 के साथ जो करंट है वो किसके साथ, Z1 और Z3 में जो इम्पीडेंस हमारे कॉमन है 1, 3 में उसके साथ, और दैट इज इक्वल्स टू हमारा EA। हम जानते हैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन हम लिखने के लिए लिखते हैं क्योंकि 3 लूप है यहाँ पे, तो हमारा 1, 2, 3 हमारा जो है इक्वेशंस बनेगा ताकि क्रैमर्स रूल पे हम उतार पाए। पिछली बार 2 लूप थे तो हमारा 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना था जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। लेकिन यहाँ पे 3 लूप है तो हमारा 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 I1, I2, I3 तीनों टर्म लिखा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, I1, I3 और I1, I2, I3 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम I1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो I1 की बजाय हम I2 को लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम पहले I2 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास Z6 आया, Z3 आया, Z2 आया और Z प्लस में Z4 आया। ठीक, फिर हमने लिया I1 को कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस I1 आएगा और Z3, और यहाँ पे भी आएगा माइनस I3 Z4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, सेल्फ इंपीडेंस आ रहा है ये लूप 2 का। ठीक, ये आ रहा है म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन लूप 2 एंड लूप 1। ठीक, और ये आ रहा है म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन लूप 2 एंड लूप 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि I2 Z22 सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 2 प्लस I1 म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ लूप 2 एंड लूप 1, लूप 2 एंड लूप 1। ठीक, और यहाँ पे Z21 की वैल्यू क्या ली है फिर हमने, इसके हिसाब से Z21 की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस Z3, जैसे हमने पिछली बार लिया था। ठीक, और यहाँ पे भी हमारी, ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे भी हमारी जो है सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, है ना। और उसके बाद अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे Z12 की वैल्यू -3 आएगी, Z21 की वैल्यू -3 आई, Z12 की वैल्यू -3 आएगी। ठीक, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये मैंने डायरेक्ट लिखा था इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया था। डायरेक्ट लिखना मेरे को इसकी आदत है, ये चीज डायरेक्ट लिखने की, तो वहां पे मैं यहाँ Z3 की बजाय Z12 लिखता, और Z12 की वैल्यू मैं जानता हूँ कि हमेशा म्यूचुअल इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, म्यूचुअल इंपीडेंस की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। देखिए, ये चाहे जैसा भी म्यूचुअल इंपीडेंस हो, 2-1 का हो या 1-2 का हो, नेगेटिव लेंगे। 1-3 का भी नेगेटिव लेंगे अगर कोई होता तो, और 3-2 का भी लेंगे। अभी आप आगे देखेंगे जब हम इक्वेशन लूप 3 की लिखेंगे, या यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा 2-3 का, लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपको। तो I1 हो गया प्लस I3 Z23 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और यहाँ Z23 की वैल्यू है -Z4। ठीक, तो ये भी देख सकते हैं आप, सिमिलर टू इस तरह की इक्वेशन बनी है, इसी तरह की इक्वेशन है ये भी, I1 I2, या हम फिर से रीअरेंज करेंगे इसको और अब वहां लिखते हैं, वहां पे इक्वेशन रीअरेंज करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लूप 1 की इक्वेशन। ठीक, लूप 1 की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ये है हमारी I1 Z11 प्लस I2 Z12 1 और 2 में जो कॉमन है प्लस
I3Z1 और 3 मुझे कॉमन है, एंड दैट इज इक्वल टू E1। ठीक, EA, और यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं E1 से, यानी कि लूप 1 में जो हमारा वोल्टेज है वो। ठीक, अब हम लिखते हैं लूप 2 की इक्वेशन। तो ये हमारी आएगी I1Z, एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम I2 से, लेकिन हम यहाँ पे ये 1 वाला टर्म एक साथ एक लाइन में लिखते हैं ना, तो I1Z21। ठीक, I1Z21 प्लस I2Z22 प्लस I3Z23, ठीक, इज इक्वल्स टू 0 आया। और 0 क्या है, 0 को हम ले लेते हैं कि इस लूप में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ लूप 2, और E2 की वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं कि 0 है। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे कि हम ये क्यों फालतू की वैल्यूज दे रहे हैं, ताकि हम यहां से डिटर्मिनेंट बना सकें। ठीक, वहां पे आप जान रहे होंगे कि 3 इक्वेशन बनेगी, तो E1, E2, E3 की वैल्यू I1 कैलकुलेट करते समय फर्स्ट कॉलम ले लेगी, जैसे हमने उसमें किया था, 2 लूप वाले सिस्टम में किया था। ठीक, तो ये हमारा इतना आ गया, और यहां से हमने 2 लूप की इक्वेशन लिख ली। अब हम आते हैं लूप 3 की इक्वेशन पे। ये हमारा लूप 1 था, ये हमारा लूप 2 था, और अब हमारा आता है लूप 3। ठीक, तो अब हमारा लूप 3 आता है, और इसमें हम लिखते हैं लूप 3 में अगर देखें तो पहले हमें इसके लिए साइन कन्वेक्शन करनी पड़ेगी। ये हमारा होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, और यहाँ से आ जा रहा है करंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। अब साइन कन्वेक्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हमारा I3 के साथ आ रहा है Z8, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, यानी कि I3Z8, और फिर लेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारा Z8 का हो गया। अब आता है इम्पीडेंस Z4 का। Z4 में हमारा I2 करंट भी जा रहा है, तो हम लेंगे पहले प्लस Z4 I3 माइनस I2, फिर आएगा हमारा I3 प्लस Z7, प्लस I3 और Z7 है ना, I3 Z7, फिर आएगा हमारा I3ZB प्लस I3ZB, और EB हमारा देखिए पॉजिटिव से जहां से जा रहा है ये पॉजिटिव है, और जहां से निकल रहा है वो नेगेटिव है। ये देखिए, ये यहां से जा रहा है अंदर, और यहां से निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड से जा रहा है और नेगेटिव साइड से निकल रहा है। तो ये हम पोटेंशियल ड्रॉप को लेंगे कि हाँ इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस ई, मतलब कि ये प्लस ईबी लेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू के उधर जाके ये हो जाएगा हमारा माइनस ईबी। ठीक, माइनस ई बी, ठीक है, हमने ये ले लिया। ठीक, अब हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, और Z1 वाले टर्म इसमें बाहर निकालेंगे, तो इसमें देख सकते हैं कि हम Z1 वाले कोई टर्म नहीं है। ठीक, तो हम लिख देते हैं I1 के साथ वही टर्म्स जैसे कि हमने इसमें देखा था, I3 के साथ वाले कोई टर्म नहीं थे, लेकिन जुड़े क्या क्या थे, लिखते क्या है, I1 के साथ सेल्फ इम्पीडेंस जितने हो, I2 के साथ 1 और 2 में कितने म्यूचुअल इम्पीडेंस है, और I3 के साथ 1 और 3 में कितने म्यूचुअल इम्पीडेंसेस हैं। ठीक, ऐसे ही I1 के साथ 3 और 1 में कितने म्यूचुअल इम्पीडेंसेस है, तो 3 और 1 में कितने म्यूचुअल इम्पीडेंसेस है, प्लस I2 के साथ 3 और 2 में कितने म्यूचुअल इम्पीडेंसेस है, तो वो है हमारा Z4। ठीक, तो यहाँ कितना है देख सकते हैं आप, Z4 का मल्टीप्लीकेशन केवल I2 के साथ आएगा, और Z4 किसी के साथ नहीं है, और I2 भी केवल Z4 में ही आ रहा है, और किसी के साथ I2 दिख भी नहीं रहा है। I3 और इसमें I2 केवल एक Z4 के साथ होगा, तो I2 के साथ हमारा क्या है, Z4 है, और जो कि हमारा क्या है, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन Z3 एंड Z2। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z3 एंड Z2, और फिर हमारा आएगा आखिरी में प्लस I3, और I3 के साथ हमारे Z33 आएंगे, Z33 हमारा क्या है, Z8 Z4 Z3
और अरे Z7 और ZB। ठीक, तो ये हमारे I33 यानी कि लूप 3 के सेल्फ इम्पीडेंस आएंगे, इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E3। अब देखिए, अब हम सारे टर्म्स की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं तो सही रहेगा। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, शुरू से लिखना आइए शुरू करते हैं देख देख के। पहले हम ये लूप 3 जो इक्वेशन नंबर 3 आई है हमारी, उसको लिख देते हैं वहां पे। तो वो हमारी जैसे इक्वेशन 3 आई हमारी Z1 I1 Z31 प्लस I2 Z32 प्लस I3 Z33 इज इक्वल्स टू E3 आ गई। ठीक, अब वो 3 इक्वेशन हमारी आ गई है। अब आप अगर चाहते तो आप खुद से भी लिख सकते थे कि ये 3 लूप दिए हुए हैं, पहला लूप का करंट, लूप 1 का सेल्फ इम्पीडेंस, फिर I2 के साथ लूप 1 और 2 का म्यूचुअल इम्पीडेंसेस, 1 और 2 का म्यूचुअल इम्पीडेंसेस, फिर I3 के साथ लूप 1 और 3 का म्यूचुअल इम्पीडेंसेस। I3 की वैल्यू हम बाद में 0 ले लेंगे, जानते ही हैं, लिखने के लिए एक तरीका होता है। वैसे ही अगर असल में होता, मान लेते हैं अगर कोई लूप हमारा ऐसे बन रहा होता, अगर मान लेते हैं ये, तो हमारा I1 और I3 के साथ भी होता, या फिर कोई लूप हमारा ऐसे बन रहा होता है ना, तो वो हमारा 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी कॉमन है, तो फिर हम उस कैटेगरी में लेते वहां पे। ठीक, लेकिन अभी हमारा ये है, तो वो हम ले लिए कि I1 और 3 के बीच में क्या इंपीडेंस कॉमन है, 0, तो वो टर्म ही 0 आ जाएगा। वैसे ही इसमें अप्लाई करना है और वैसे ही इसमें अप्लाई करना है। और इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस हमें सीखनी है कि ये सब हम करें ही ना, हम डायरेक्ट ये इक्वेशंस लिखना सीखें। ठीक, और फिर क्रैमर्स रूल लगा के I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लें हम। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं Z11 क्या है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। Z11 हमारा है ZA Z1 Z3 Z5, ZA प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस Z5। ठीक है, अब Z22 की वैल्यू क्या है, सारे पहले सेल्फ इम्पीडेंस लिख देते हैं। Z3 Z2 Z4 Z6, Z3 प्लस Z4 प्लस Z2 प्लस Z6। ठीक, अब Z33 की वैल्यू क्या है, Z4 Z7 ZB Z8, Z4 7 ZB Z8। ठीक है, ये आ गया। ये सारे हमारे क्या आ गए, सेल्फ इम्पीडेंसेस, सेल्फ इम्पीडेंसेस आ गया ये हमारे। ठीक, अब लिखते हैं हम म्यूचुअल इम्पीडेंसेस। ठीक, 1 और 2 में, Z1 और 2 में जो कॉमन है वो है Z3, लेकिन हम म्यूचुअल इम्पीडेंसेस को हमेशा माइनस यानी कि नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है Z3 को, तभी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आया है Z12। तो Z12 का पॉजिटिव यानी कि माइनस Z3 इज इक्वल्स टू Z21। ठीक, बराबर है 2 और 1 में भी। देखिए यहाँ पे 2-1 में हमारा जो Z है ये 2-1, यहाँ पे हमने Z3 को फिर से नेगेटिव लिया है, तभी हमारा 2-1 भी हमारा नेगेटिव आया। इसी तरह से हमारा Z23 इज इक्वल्स टू Z32, और 3 और 2 में माइनस Z4 कॉमन है। ठीक, ये आई होप दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा। Z22 सॉरी 23 इज इक्वल्स टू Z32 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z4। ठीक, आई होप ये, हाँ ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो गया। और अब तीसरा म्यूचुअल इम्पीडेंस, यानी कि लूप 1 और लूप 2 में, तो हम जानते हैं कि Z13 इज इक्वल्स टू Z31 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारा 0 आ रहा है। अब हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे। ठीक, चलिए ये तीनों इक्वेशंस हमने लिख ली, लूप 1 की, लूप 2 की, लूप 3 की, और उनके सारे मतलब हमने लिख लिया कि Z11 का क्या है, Z22 का क्या है। तो अब हम सीधे क्रैमर्स रूल लगाते हैं। एग्जाम में आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट वो इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, और फिर सीधे आप क्रैमर्स रूल लगाएंगे। आप ये भी नहीं लिखेंगे कि ये क्या होता है आपको, क्योंकि उस टाइम पे पता होगा कि ये क्या है। ठीक,
चलिए तो देखते हैं हमारा ये क्या है। ये हमारा है टोटल। हम I1 की वैल्यू निकालते हैं क्रैमर्स रूल से। ठीक, तो I1 हमारा क्या होगा, हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में, किसको रिप्लेस करके। पहले तो हम z डिटर्मिनेंट ऑफ z लिख लेते हैं। तो ये हमारा अब की बार 3x3 का मैट्रिसेस बनेगा। Z11, Z12, ठीक, 12 प्लस के लगा रहा हूँ, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। ये हमारा बनेगा Z का डिटर्मिनेंट। आप एक चीज गौर से देखें तो दो इक्वेशंस अगर हैं तो भी हमारा एक डिटर्मिनेंट जैसे एक मैट्रिसेस लिखा जाता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उसी तरह से दो लूप अगर हुआ तो दो लूप के भी लिए लिखा जाएगा Z11, Z12, Z21, Z22। ठीक, और आप जानते ही हैं कि Z11 की वैल्यू मतलब क्या होता है, पहले लूप का सेल्फ इम्पिडेंस। Z22 की वैल्यू क्या होती है, दूसरे लूप का सेल्फ इम्पिडेंस। आप पीछे जो मैंने कराया था लूप एनालिसिस ऑफ लूप टू लूप नेटवर्क, उसमें देखिए यही आया होगा आपका, मैट्रिसेस के फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसीलिए मैंने पहले इक्वेशंस बनवाई, उनसे एक मैट्रिसेस आपको क्रिएट करना सिखाया। अब वो पूरा तरीका आप कैसे रख सकते हैं, रिवर्स फॉर्म में, कि बस हमें मैट्रिक्स बनाना तो पहले से ही आता है, तो हमें इक्वेशन भी पता लग गई। इसके साथ हम I1, I2, I3 मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, इक्वल टू E1, E2, E3। अब E2 की वैल्यू हमारी हम नेटवर्क से देख के बता सकते हैं 0 है, E1 की वैल्यू हम बता सकते हैं EA है, और वहां से हम बता सकते हैं E3 की वैल्यू हमारी जो है, E3 की वैल्यू हमारी माइनस भी आएगी, करंट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, क्योंकि है ना E1 की वैल्यू हमारी करंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव में निकल रहा है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कहीं पे E1, E2, E3 की वैल्यू इधर ही लिख लेते हैं, जगह है ना। ठीक है, तो हम वहीं पे लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू है EA 0 माइनस EB। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ये। अब हमारा I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम सीधे अपॉन में तो Z मॉड रखने वाले हैं, सबको पता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे E1, E2, E3 से। E1, E2, E3 से, और फिर बाकी हम पूरा उतार देंगे, Z12, Z22, Z32, Z13, Z23 और Z33। ये हमारा I1 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना आपको, ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। आप एक बार खुद से इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि E1, E2, E3 की वैल्यू क्या है, नेटवर्क से देख के ही। Z12 की वैल्यू आप नेटवर्क से देख के निकालने लगेंगे, म्यूचुअल है तो माइनस में रखने लगेंगे। ठीक, Z22 का सेल्फ इम्पिडेंस है, उन सबका एडिशन करने के यहाँ पे लिखेंगे। 1-3 म्यूचुअल है तो माइनस में, 2-3 म्यूचुअल है तो माइनस में, 3-2 म्यूचुअल है तो माइनस में, इसकी वैल्यू 0 में। तो ये हमारा I1 आप इस बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, इसी तरह से हम I2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। I2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अब हम बीच वाले कॉलम से, सेकेंड कॉलम से E1, E2, E3 को उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, फिर आ जाएगा E1 1 3, Z21, E2, Z23 और Z31, E3 और Z33। ये आया हमारा अपॉन में Z मॉड। और इसी तरह से हम I3 भी निकाल लेंगे, वो हमारा आएगा Z11, Z12, E1,
Z21 Z22 E2 और Z31 Z32 और E3। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अपॉन में Z मॉड कर देंगे और हमारा I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका लूप एनालिसिस और क्रैमर्स रूल, जिसकी हेल्प से आप जो है I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 लूप के नेटवर्क से, और I1, I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 लूप के नेटवर्क से। तो मेरे से जितना हो सका मैं उतना समझाने की कोशिश किया था, और इजी से इजी तरीके में आपको बताने की कोशिश किया था, क्योंकि इसको अगर समझाने जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़ी बड़ी लेंदी इक्वेशंस मिलती है लास्ट में, जिसको लगता है कि रटने के अलावा समझने का कोई वही नहीं है, क्योंकि इतना लंबे मेथड से वो निकल रही होती है। लेकिन ये एक शॉर्ट मेथड है और आप इसको आसानी से रट सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। हमें बस ये मैट्रिसेस याद हो अगर, तो हम 3 लूप से सॉल्व कर सकते हैं, हम 2 लूप से सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैट्रिसेस तो बहुत कॉमन है, हम सबको 11th 12th में ये रट ही जाती है। 12th क्लास में हम मैट्रिसेस का चैप्टर सॉल्व करते वक्त। तो ये हो गया हमारा लूप एनालिसिस और क्रैमर्स रूल। अब अगले जो हमारा टर्न है वहां पे हम पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क पढ़ेंगे, और फिर हमारा आगे आएगा पाई और टी नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम कैसे पाई नेटवर्क अगर है तो उसको टी नेटवर्क के इक्विवेलेंट सर्किट में हम कैसे बनाएंगे, और हमारा अगर टी नेटवर्क है तो उसको कैसे पाई नेटवर्क के इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे। और फिर इसके बाद हमारा ये खत्म होने के बाद 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगी जहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। वो है थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद हमारी आती है नॉर्टन्स थ्योरम, फिर हमारी आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और उसके साथ हमारा ये जो एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे अगर टाइम रहा तो, क्योंकि अभी अगस्त में ही पेपर है और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो कोशिश करूंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएं और करवा दूं। तो इसके यहाँ तक के लिए आज इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।